मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में स्कूल, उच्च तकनीकी और संस्कृत शिक्षा विभागों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निजी क्षेत्र के विद्यालयों के समान राजकीय विद्यालयों में भी आवश्यक शैक्षणिक सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध कराने की योजना बनाने के निर्देश दिए हैं, जिससे जरूरतमंद परिवार के विद्यार्थियों को भी उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराई जा सके। मुख्यमंत्री ने राजकीय विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने के लिए मानव संसाधनों के समन्वय पूर्वक उपयोग की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति करने के लिए नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि शिक्षकों के अनियमित स्थानांतरण के कारण विद्यालयों की शिक्षण व्यवस्था प्रभावित होती है। इसके समाधान के लिए शिक्षा विभाग को पारदर्शी स्थानांतरण नीति तैयार करनी चाहिए। इससे शिक्षकों का योग्यता के आधार पर और सही समय पर स्थानांतरण सुनिश्चित हो सकेगा। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अखिल अरोरा, अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री शिखर अग्रवाल, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री आलोक गुप्ता, प्रमुख शासन सचिव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा सुबीर कुमार, स्कूल शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल, संस्कृत शिक्षा सचिव पूनम सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सभा में लापरवाही करना 2 अभियंताओं पर भारी पड़ गया है। एक अभियंता को एपीओ किया गया, जबकि दूसरे अभियंता को चार्ज अन्य अभियंता को सौंपा गया है। बता दें कि 1 मार्च को उदयपुर की गोगुंदा में आयोजित जनसभा के दौरान जल संसाधन विभाग के अभियंताओं ने टेंट की व्यवस्था दुरुस्त नहीं की थी। मुख्यमंत्री की सभा के दौरान व्यवस्थाओं की पोल खुली और टेंट आंशिक रूप से हवा में उड़ गया। ऐसे में लापरवाही मानते हुए 2 अभियंताओं पर गाज गिरी है। और देखिए, उसी लापरवाही को लेकर के कार्रवाई देखने को मिली और इस कार्रवाई के तहत देखिए एक साफ संकेत दिया गया है, संदेश दे दिया गया है कि लापरवाही पर तुरंत कार्रवाई होगी, फिर चाहे वो कोई भी हो। ऐसे में 2 अधिकारी, जिनमें से एक को एपीओ कर दिया गया है। आरटीडीसी प्रबंध निदेशक अनुपमा जोरवाल ने निगम की समस्त इकाइयों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने समस्त यूनिट इंचार्ज से विस्तृत चर्चा की और आरटीडीसी के पुराने वैभव को लौटाने के लिए मजबूत टीम वर्क के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नवाचार के साथ उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को राज्य स्तर पर सम्मानित भी किया जाएगा। इस दौरान कार्यकारी निदेशक राजेंद्र सिंह शेखावत, कार्यकारी निदेशक वित्त धीरज सिसोदिया, निदेशक तकनीकी माधव शर्मा भी मौजूद रहे। राजस्थान स्टेट गैस ने राज्य में एलएनजी प्लांट लगाने की संभावनाएं तलाशना आरंभ कर दिया है। सचिवालय में खान सचिव आनंदी की अध्यक्षता में राजस्थान स्टेट गैस के संचालक मंडल की बैठक हुई, जिसमें बताया कि एलएनजी प्लांट लगने से राज्य में एलएनजी वाहनों के लिए भविष्य की ईंधन मांग को पूरा किया जा सकेगा। आरएसजीएल की चेयरपर्सन आनंदी ने कहा है कि राजस्थान गैस को अपने कार्य में विविधीकरण लाने की कार्य योजना बनानी होगी। सीएनजी और डीपीएनजी वितरण नेटवर्क के साथ ही बायोगैस का उत्पादन कर वितरण और एलएनजी जैसे नए क्षेत्र में प्रवेश करना होगा। उन्होंने आरएसजीएल के कार्यों की सराहना की और कोटा में घरेलू पाइपलाइन से गैस वितरण व्यवस्था से नए परिवारों को जोड़ने के लिए अभियान चलाने की बात कही और साथ ही कहा कि व्यावसायिक क्षेत्र की नई इकाइयों को सीएनजी पीएनजी का लाभ और कम लागत की जानकारी देते हुए नए कनेक्शन के लिए प्रोत्साहित किया जाए। आरएसजीएल के प्रबंध संचालक रणवीर सिंह ने बताया है कि राज्य में 2 नए सीएनजी स्टेशन लगाने की योजना है। फरवरी महीने तक प्रदेश में आरएसजीएल ने औसत 47,390 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर गैस प्रतिदिन उपलब्ध कराई है, जो एक नया रिकॉर्ड है। वहीं गत वित्तीय वर्ष में औसत 45,440 एससीएमडी गैस प्रतिदिन उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा आरएसजीएल की ओर से कोटा, नीमराना, कुकस के कारोबार बढ़ाने, नए लोगों को जोड़ने और नवाचार की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। संचालक मंडल की बैठक में गेल गैस की प्रतिनिधि हृदेश कुमार ने भी सुझाव दिए हैं। बैठक में डीजीएम मार्केटिंग विवेक रंजन, डीएम आईटी गगनदीप राजौरिया, रविशंकर अग्रवाल ने भी हिस्सा लिया।
चालू वित्तीय वर्ष का अंतिम अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवल मार्ट मंगलवार से जर्मनी के बर्लिन में शुरू हो रहा है। इस आयोजन में राजस्थान पर्यटन भव्य पेविलियन लगा रहा है, जिसमें प्रदेश के पर्यटन उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी और साथ ही रोड शो भी किए जाएंगे। पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव गायत्री राठौड़, निदेशक डॉक्टर रश्मि शर्मा, राजेश शर्मा और पैलेस ऑन व्हील्स के निदेशक O&M प्रदीप बोहरा राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। 3 दिन तक बर्लिन में राजस्थान पर्यटन की धूम रहेगी। देश दुनिया के ट्रैवल एजेंट और टूर ऑपरेटर्स के साथ B2B मीटिंग की जाएगी। पैलेस ऑन व्हील्स की विशेष प्रमोशन का भी रूपरेखा बनाई जानी है। राजस्थान पर्यटन के तमाम उत्पाद प्रदर्शित किए जाएंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी लगातार प्रदेश के पर्यटन को मजबूत देने के लिए बजट मुहैया करा रहे हैं और लगातार पर्यटन से जुड़ी तमाम गतिविधियों की समीक्षा करते हैं। जयपुर के जगतपुरा में अक्षयपात्र फाउंडेशन के पास निर्माणाधीन बेसमेंट में खुदाई के दौरान मिट्टी की दीवार ढह गई। दीवार ढहने से 3 मजदूर मलबे में दब गए हैं और देखते ही देखते लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। सूचना पर पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम भी मौके पर पहुंची। पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम ने कड़ी मशक्कत करते हुए मिट्टी में दबे हुए मजदूरों को बाहर निकाला है, लेकिन तब तक तीनों मजदूरों की मौत हो चुकी थी। पुलिस के मुताबिक मृतकों की पहचान प्रेमचंद, रामभजन और इरशाद के रूप में हुई है। मरने वाले तीनों मजदूर झारखंड बिहार के रहने वाले थे। पुलिस ने तीनों के शवों को निकालकर सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना भी दे दी है। हादसे के बाद ठेकेदार मौके से फरार हो गया है और फिलहाल पुलिस की टीम अब पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। भरतपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 3 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। परिवार के ही 20 वर्षीय युवक ने दुष्कर्म किया। बालिका को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बालिका के चीखने चिल्लाने पर परिजनों को इस बात का पता लगा। पुलिस ने आरोपी को डिटेन कर लिया है, जिसके बाद आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। डीग जिले के जुरहरा थाना इलाके की पूरी घटना है। रेंज आईजी राहुल प्रकाश और डीग एसपी राजेश कुमार मीणा जिला अस्पताल पहुंचे हैं। अभी तक फिलहाल खतरे से बाहर की स्थिति है, बट जो मेडिकल ज्यूरिस्ट हैं और गायनी के जो डॉक्टर हैं वो इसको एग्जामिन कर रहे हैं और बहुत जल्दी जो भी रिक्वायर्ड इलाज है उसको दिया जाएगा। कल ही एसपी साहब जिला जज साहब से बात करके पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत भी जो सहायता होती है उसको उपलब्ध करा दिया जाएगा। प्रकरण दर्ज किया जा चुका है और जो आरोपी है उसको डिटेन किया जा चुका है। चूरू के रतनगढ़ में अफीम की खेती करने का मामला सामने आया है, जहां खेत में अफीम की खेती की सूचना पर नारकोटिक्स विभाग की ओर से मध्य प्रदेश राजस्थान की टीम के करीब 3 दर्जन अधिकारी और जवान मौके पर पहुंचे और कार्रवाई शुरू की गई। इस दौरान राजुल देसर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। टीम ने मादक पदार्थ की जब्ती कर नष्ट करने के लिए न्यायिक अधिकारियों से भी संपर्क कर मौके पर बुलवाने की कार्रवाई शुरू की। चित्तौड़गढ़ ब्यूरो के अधिकारी सी प्रसाद ने बताया है कि उक्त खेती 1760 स्क्वायर मीटर में मिली है, जबकि सरकार इसमें कम की खेती की अनुमति प्रदान करती है, जिसके साथ ही नारकोटिक्स विभाग की ओर से कार्रवाई की गई। सीबीएन को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि इस लॉन्गिट्यूड पर अफीम अवैध अफीम की खेती की जा रही है। हमारे ज्वाइंट ऑपरेशन एमपी और राजस्थान के केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के द्वारा किया गया। मैं चित्तौड़गढ़ से आया और जगह से हर जगह से कई हमारे ऑफिसों की टीमें आई। यहाँ पर आज अर्ली मॉर्निंग हम आए तो देखें यहाँ पर कुछ पौधों में चीरा लगा हुआ था और अवैध अफीम की खेती मिल गई हमको, जिसमें अभी आज के उसने लुनाई नहीं कर रखा था। हम लोगों ने इससे अपने कब्जे में ले लिया, सरकारी कब्जे राजसात कर लिया है। आगे की कार्रवाई हमारी जारी है। संविदा कर्मी को पद से हटाने और उससे पूरा वेतन नहीं देने से जुड़े मामले में 5 साल पहले नोटिस जारी होने के बावजूद भी चिकित्सा विभाग की ओर से जवाब पेश नहीं करने पर राजस्थान हाईकोर्ट में जस्टिस गणेश राम मीणा की बेंच ने स्वास्थ्य सचिव को 15 मार्च को तलब किया है। अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने हाईकोर्ट को बताया है कि याचिकाकर्ता वीरेंद्र कुमार शर्मा बूंदी के सीएचसी में फार्मासिस्ट
पद पर संविदा पर कार्यरत है। विभाग उसे हटाकर दूसरे संविदा कर्मी को नियुक्त करना चाहती है। उसे पूरा वेतन भी नहीं दिया जा रहा, जबकि एक संविदा कर्मी को हटाकर उसके स्थान पर नियमित भर्ती से आए अभ्यर्थी को ही नियुक्त किया जा सकता है। नियम के अनुसार एक संविदा कर्मी के स्थान पर अन्य संविदा कर्मी की नियुक्ति नहीं हो सकती है। हाईकोर्ट ने 9 अगस्त 2019 को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था। वेतन दिलाने के लिए भी बार बार प्रार्थना पत्र पेश किए गए, लेकिन विभाग की ओर से किसी का भी जवाब पेश नहीं किया गया। जयपुर के सदर थाना क्षेत्र में 15 अगस्त 2019 को पेड़ की टहनी टूटकर गिरने से सड़क पर जा रहे 16 साल के करण कुमार की मौत हो गई। इस मामले में एडीजे 9 महानगर प्रथम पवन कुमार वर्मा ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को मृतक के माता पिता को 5 से 10 लाख रुपए का मुआवजा और उक्त राशि पर वाद दायर करने की तिथि 16 नवंबर 2019 से 6% की दर से ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए हैं। इस संबंध में शांति नगर हसनपुरा निवासी मां संतोषी देवी और पिता राजेंद्र नायक ने प्रार्थना पत्र में सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिला कलेक्टर और नगर निगम को पक्षकार बनाया है। प्रार्थना पत्र में कहा गया था कि सरकारी रोड पर ओलिया मस्जिद के पास सालों पुराना नीम का पेड़ उगा हुआ है, जिसकी टहनियां जर्जर हालत में है। तेज हवा में टहनियां गिरने से जान माल का खतरा रहता है। स्थानीय लोगों ने कई बार शिकायत दी, लेकिन किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों राजस्थान सहित देश भर के मौजूदा पूर्व न्यायिक अधिकारियों को 29 फरवरी तक संशोधित भत्ता को लाभ देने का आदेश दिया है, लेकिन प्रदेश में अभी तक इस आदेश की पालना नहीं हो पाई है। कुछ अधिकारियों को करीब 8 साल पहले नए वेतन भत्तों का लाभ मिल चुका है, लेकिन न्यायिक अधिकारियों के वेतन भत्तों में बढ़ोतरी का मामला सुप्रीम कोर्ट में 2016 से लंबित था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर 4 जनवरी को मौजूदा व पूर्व न्यायिक अधिकारियों के भत्ते बढ़ाने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार इन अधिकारियों को महंगा भत्ता, आवास भत्ता, चिकित्सा भत्ता सहित विभिन्न भत्तों में बढ़ोतरी के लिए राज्य सरकार को 29 फरवरी तक का समय दिया गया था, लेकिन प्रदेश में अभी तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना नहीं हो पाई है। राजस्थान न्यायिक सेवा अधिकारी एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन कुमार गर्ग ने बताया है कि देश भर में कई राज्यों में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना हो चुकी है, लेकिन अभी तक राजस्थान में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने 29 फरवरी तक आदेश लागू करने के लिए आदेश दिए थे, फिर भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना में देरी हो रही है, जबकि हाईकोर्ट से फाइल राज्य सरकार के पास भेजी जा चुकी है और जल्द ही आदेश की पालना नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। राजसमंद के उपली ओड़न में क्रशर प्लांट की ओर से नियमों की अवहेलना करने के मामले में राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां मंडल के अधिकारी चिप्स फैक्ट्री मालिकों को नोटिस देने के बाद एक्शन की कार्रवाई करना ही भूल जाते हैं। जानकारी के मुताबिक राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के तत्कालीन रीजनल ऑफिसर अनुराग यादव ने दिनी मिनरल्स और शेखावत चिप्स उद्योग का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान उनके पास पर्यावरण स्वीकृति भी मिली थी और साथ ही अन्य कई बड़ी खामियां पाई गई थी। और देखिए, इस पर मंडल की ओर से दोनों को नोटिस जारी किया गया, लेकिन दोनों रसूखदार फैक्ट्री मालिकों ने विभाग के नोटिस का जवाब देना भी उचित नहीं समझा। वहीं मंडल के अधिकारियों ने दोनों के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की। विभाग के तबादलों के बाद नए ऑफिसर आशीष ने पदभार संभाला। जब उनसे इस बारे में सवाल किया गया तो उनका रटा जवाब मिला कि अभी मैंने 5 दिन पहले ही पदभार संभाला है, एक बार फिर से दोनों प्रकरणों की जांच करवाई जाएगी और फिर कार्रवाई होगी। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में 9 मार्च से 3 दिवसीय शेखावाटी उत्सव 2024 का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर एसडीएम कार्यालय, पंचायत समिति सभागार में ब्लॉक स्तरीय और जनप्रतिनिधियों की बैठक ली गई। बैठक में शेखावाटी उत्सव 2024 के आयोजन को सफल बनाने और आमजन का सुझाव का आग्रह किया गया। जी, हमारे यहाँ लक्ष्मणगढ़ में शेखावाटी महोत्सव का आयोजन होना है, जो 9 मार्च से 11 मार्च के बीच होना है, 3 दिवसीय। और उसकी तैयारियों की और पूर्व तैयारियों की समीक्षा के लिए आज ब्लॉक स्तरीय मीटिंग बुलाई थी, जिसमें सभी विभागों को उनकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां समझाई हैं। कुछ उनसे संबंधित जो आदेश जारी हैं वो होने, कुछ एक नियंत्रण कक्ष स्थापित के संबंध में निर्देश दिए
और सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि वो अपनी अपनी जिम्मेदारियां करके और इसका सफल आयोजन करें। धौलपुर के लखीपुरा गांव में नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया। घटना के बाद ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंचे पीहर पक्ष ने पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद शव को बाड़ी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। पीहर पक्ष ने गला घोंटकर ससुराल वालों पर हत्या करने का आरोप लगाया। वहीं मृतका के शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी। देवरा संजीव ने अपनी 2 लड़कियों की शादी की थी और 23 नवंबर को 2023 को 2 जगह से बारात बुलाई, एक बकचौली से एक लखीपुरा से। तो बड़ी लड़की लखीपुरा में भी आई और छोटी वाली बकचौली में भी आई। खूब बढ़िया दहेज देकर अच्छे पैसे से शादी की उन्होंने। और लखीपुरा वाले मेहमान ने हरिओम ने अपनी भाभी के साथ मिलकर हमारी लड़की का गला घोंट के हत्या कर दी। वो अपनी भाभी से रहता था और हम गए तो हमें लाश वही मिली लखीपुरा में। और तो फिर हमें पता पड़ा तो फिर हमने पुलिस को खबर की थी। राज्य सरकार की 100 दिवसीय कार्य योजना के मद्देनजर पहली बार जोधपुर में विधायक महिला खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। मंगलवार को सुबह उमेश स्टेडियम में प्रतियोगिता शुरू होगी। सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी और शहर विधायक अतुल बंसाली के संयुक्त प्रयासों से आयोजित हो रही पहले विधायक महिला खेलकूद प्रतियोगिता में 450 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया हिट इंडिया अभियान शुरू किया गया था और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने 100 दिवसीय कार्य योजना में महिला सशक्तिकरण पर विशेष फोकस किया है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। खेलकूद की प्रतियोगिता का आयोजन जोधपुर में किया जा रहा है। ये हमारा प्रयास है कि सभी युवा वर्ग विशेषकर बालिकाएं इसमें उत्साह के साथ हिस्सा लें और इस टूर्नामेंट का हिस्सा बने किसी न किसी रूप में, चाहे वो प्रतियोगी के रूप में हो, चाहे वो है ना आयोजनकर्ता के रूप में हो। हम बहुत बड़ी संख्या में बालिकाओं के माध्यम से ये खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित करना चाहते हैं, जिससे समाज में एक मैसेज जाए और जो मोदी जी का थीम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस आधार पर बेटियों को आगे लाना हमारा कर्तव्य है और पूरे समाज का कर्तव्य है। जोधपुर में विधायकों द्वारा जो खेलकूद प्रतियोगिता है और उसमें भी विशेषकर बालिकाओं और महिलाओं के लिए इसमें कुछ 8 गेम है। फुटबॉल, वुशु, जिम्नास्टिक, रोलर स्केटिंग, सेपक टकरा, कुश्ती, सॉफ्टबॉल और योगा। और इन खेलों के माध्यम से पूरे जोधपुर में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के वातावरण के बीच में और सभी अधिकारियों के खेल अधिकारियों के सहयोग से जो ये कार्यक्रम हो रहा है, कल सुबह 9:30 बजे इन खेलों का शुभारंभ होगा। बूंदी में कालबेलिया बस्ती के पास से गुजर रही रेलवे की हाई टेंशन लाइन से 2 बच्चों की करंट लगने से बच्चे झुलस गए हैं। मौके पर पहुंचे लोगों ने दोनों बालकों को अस्पताल पहुंचाया। दोनों की हालत गंभीर होने पर प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को बूंदी रेफर कर दिया गया। फिलहाल बूंदी अस्पताल में दोनों का इलाज जारी है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी चित्तौड़गढ़ जिले के दौरे पर पहुंचे। लोकसभा प्रत्याशी बनाए जाने के बाद पहली बार चित्तौड़गढ़ पहुंचे सीपी जोशी का भाजपा मुख्यालय पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। सीपी जोशी का लोकसभा चुनाव के लिए केंद्रीय कार्यालय का भी शुभारंभ हो गया है। इस दौरान फर्स्ट इंडिया न्यूज से भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने की खास बातचीत। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी तीसरी बार लोकसभा प्रत्याशी बनाए जाने के बाद पहली बार चित्तौड़गढ़ पहुंचे हैं। अपने संसदीय क्षेत्र में पहुंचे हैं तो उनका जोरदार स्वागत भी हुआ है और आज चुनाव कार्यालय का शुभारंभ भी कर दिया गया है। जानने की कोशिश करेंगे कैसे देखते हैं, तीसरी बार पार्टी ने आपके ऊपर भरोसा जताया है। देखिए, मैं सबसे पहले तो शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूँ कि मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को 2014 में पार्टी ने लोकसभा का टिकट दिया था। 2019 में अब लगातार 2023 में मैं शीर्ष नेतृत्व का बहुत आभार प्रकट करता हूँ और क्षेत्र की जनता का भी, जिनका लगातार स्नेह, समर्थन और आशीर्वाद मुझे मिलता रहा। यही मेरी ताकत है, क्योंकि 2024 के और 14 और 19 के चुनाव में देश की जनता के मन में सिर्फ एक ही लक्ष्य कि देश में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बने तो जनता का आशीर्वाद, जनता का स्नेह और जनता का समर्थन पूरा मिलता है। लेकिन जिस प्रकार से पार्टी ने नारा दिया है 370 और 400 पार, किस प्रकार के मुद्दे होंगे, वो कौन कौन से मुद्दे होंगे खासकर राजस्थान को लेकर, जिन्हें लेकर के भाजपा चुनाव प्रचार में जाएगी?
देखिए, जब से डबल इंजन की सरकार बनी है, राजस्थान में विकास की तीव्र गति से काम होना शुरू हुए। एक ज़माना था तब सरकार चुनाव के समय जो मैनिफेस्टो देती थी, वो चुनाव के अंतिम समय में 2-4 महीनों में कुछ करके कुछ लोगों को वापस शांत करने की कोशिश की जाती है। लेकिन ये पहली सरकार है जिसने 450 में सिलेंडर देना हो, चाहे गैस की सब्सिडी का विषय हो, चाहे एमएसपी का विषय हो, चाहे पेंशन का विषय हो, चाहे ईआरसीपी हो, चाहे यमुना जल समझौता हो, चाहे एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनाना हो, चाहे सेल बनाना हो, ये सारे के सारे काम जन कल्याण में, ये कुछ काम आपको बता रहा हूँ। बाकी अनेक ऐसे काम किए हैं जो सरकारें कहीं अंतिम दिनों में करती है, लेकिन भजन लाल जी की सरकार ने कुर्सी पर बैठते ही एक प्रधान सेवक के रूप में राजस्थान में उस दिशा में काम करना शुरू किया है। लेकिन जिस तरह से अभी आचार संहिता नहीं लगी, उससे पहले ही भाजपा चुनाव में उतर गई है, पूरी तरह देश का माहौल चुनावी हो गया है। इसी बीच बयानों का दौर भी शुरू हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि जितने भी मंत्री बने हैं उन सबको एक शादी का घोड़ा, जो झूल घोड़ा कहते हैं, वो बना के छोड़ दिया है। कैसे देखते हैं आप इस बयान को? वो उनके समय जो होता था वो शायद सोच रहे होंगे, लेकिन यहाँ क्या झूठ है। आदरणीय अशोक गहलोत जी, आप इतने वरिष्ठ नेता हैं, 3 बार मुख्यमंत्री रहे, मैं तो बहुत साधारण कार्यकर्ता हूँ। एक बार आइए ना जनता के बीच में, किसने क्या झूठ बोला और आपने 60 वर्षों तक क्या झूठ बोला? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या मान के चलते हैं, सीपी जोशी प्रदेशाध्यक्ष ही रहेंगे, आगे जाएंगे? देखिए, पार्टी जो भी जिम्मेदारी देती है, पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी, मेरा दायित्व है कि क्योंकि मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को सांसद और प्रदेश अध्यक्ष बनना, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में संभव है, और आगे भी जो जिम्मेदारी पार्टी देगी वो मेरे लिए सर्वोपरि है। अंत में सिर्फ इतना जानना चाहेंगे, जब आदमी कुछ नहीं करता है तो आरोप कम लगते हैं, प्रदेशाध्यक्ष निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं किसी का काम भी अटका होगा, बुरा भी लगेगा, उन सबको कैसे निपटेंगे इस लोकसभा चुनाव में आप? देखिए, मैं सोचता हूँ कि यहाँ की जनता का जो आशीर्वाद मिला है वह कल्पनीय है। एक परिवार की तरह मैं अध्यक्ष रहते समय कुछ समय मेरी उपस्थिति कम रही होगी, लेकिन जुड़ाव और लगाव मेरा लगातार बना रहा है। तो 9 वर्षों तक मैं एक, जैसे पूर्णकालिक होते हैं वैसे, सुबह 9 बजे निकलना, रात को 12-1-2 बजे आना, तो हमेशा से चाहे सुख दुख में हो, चाहे विकास में हो, चाहे आना जाना हो, हर क्षण मेरा इस क्षेत्र की जनता के बीच में बीता है। तो अब ये जनता ने फिर से कहा है मुझे, जैसे विधानसभा चुनाव में कहा कि आप 24वीं लोकसभा में घूमिए, यहाँ कमल का फूल हम लोग खिलाएंगे। तो ये थे लोकसभा के प्रत्याशी और चित्तौड़गढ़ से सांसद सीपी जोशी। इन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि जो मुझे पार्टी ने, नेतृत्व ने भरोसा जताया है, मैं प्रदेश केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही उन्होंने कहा है कि क्षेत्र की जनता है वो मेरा पूरा परिवार है, और जिस प्रकार से राजस्थान में वो काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर उन्होंने उम्मीद जताई है कि फिर से जिस प्रकार से सरकार तो हमारी बनेगी ही, लेकिन रिकॉर्ड वोटों से वो खुद भी जीतेंगे। दूसरी बड़ी बात यह है कि उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर तंज कसे हैं। कैमरा पर्सन चंद्रेश जैन के साथ पीके अग्रवाल, फर्स्ट इंडिया न्यूज, चित्तौड़गढ़।